द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला। एक अनोखा शर्लक होम्स रहस्य। लेखक मैनस एआई। यह कहानी लंदन की धुंध भरी गलियों में शुरू होती है, जहां रहस्य और साजिश हर कोने में छिपी रहती है। बेकर स्ट्रीट 221 बी के प्रसिद्ध पते पर दुनिया के सबसे महान जासूस शर्लक होम्स अपने वफादार दोस्त और जीवनी लेखक डॉक्टर जॉन वॉटसन के साथ बैठे थे। एक शांत सुबह, जब लंदन अभी अभी अपनी नींद से जाग रहा था, स्कॉटलैंड यार्ड के इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड एक परेशान चेहरे के साथ होम्स के दरवाजे पर पहुंचे। उनके हाथ में एक टेलीग्राम था, जिस पर लिखा था, लेडी एनेलिस लंदन की सॉन्गबर्ड अपने ड्रेसिंग रूम में मृत पाई गईं। कोई स्पष्ट कारण नहीं। कमरा अंदर से बंद था। तुरंत बेकर स्ट्रीट पर आएं। होम्स की आंखें चमक उठीं। यह एक ऐसा मामला था जो उनकी असाधारण बुद्धि को चुनौती दे सकता था। वॉटसन ने अपनी मेडिकल किट उठाई और दोनों तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। रॉयल ओपेरा हाउस, जहां लेडी एनेलिस ने अपनी अंतिम प्रस्तुति दी थी, अब एक अपराध स्थल में बदल गया था। पुलिस अधिकारी हर जगह मौजूद थे, लेकिन उनके चेहरों पर भ्रम और निराशा साफ झलक रही थी। लेस्ट्रेड ने होम्स का अभिवादन किया। होम्स, मुझे खुशी है कि आप आ गए। यह एक अजीबोगरीब मामला है। लेडी एनेलिस का ड्रेसिंग रूम छोटा और शानदार था। कमरे के बीच में एक मखमली सोफे पर लेडी एनेलिस का निर्जीव शरीर पड़ा था। उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे वह बस सो रही हों। कोई चोट नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई जहर या हिंसा का सबूत नहीं। होम्स ने कमरे का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया। उन्होंने हर कोने, हर वस्तु को अपनी तेज निगाहों से देखा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक निकाली और होम्स के हर अवलोकन को दर्ज करने के लिए तैयार हो गए। कमरा अंदर से बंद था। लेस्ट्रेड होम्स ने पूछा। हाँ होम्स। दरवाजा अंदर से बंद था और खिड़कियां भी। कोई भी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था, लेस्ट्रेड ने जवाब दिया। होम्स ने दरवाजे के ताले की जांच की, फिर खिड़कियों की। कोई जबरन प्रवेश नहीं, उन्होंने टिप्पणी की। और कोई गुप्त मार्ग भी नहीं। यह एक बंद कमरे का रहस्य है, वॉटसन। उनकी निगाहें लेडी एनेलिस के शरीर पर टिकीं। उन्होंने उनके कपड़ों की जांच की, उनके बालों की, और फिर उनके हाथ की। यह क्या है? होम्स ने फुसफुसाया। उनकी उंगलियों ने लेडी एनेलिस के खुले हाथ से एक छोटी, नाजुक वस्तु उठाई। यह एक फूल की पंखुड़ी थी, लेकिन ऐसी पंखुड़ी जो वॉटसन ने पहले कभी नहीं देखी थी। इसका रंग गहरा नीला था, और इसमें एक अजीबोगरीब चमक थी। एक फूल की पंखुड़ी? लेस्ट्रेड ने आश्चर्य से पूछा। क्या यह महत्वपूर्ण है? लेस्ट्रेड, इस दुनिया में कुछ भी महत्वहीन नहीं है, होम्स ने कहा, पंखुड़ी को एक छोटे से लिफाफे में रखते हुए। खासकर जब यह एक ऐसे फूल से हो जो इस मौसम में नहीं खिलता और जो इस देश में नहीं पाया जाता। होम्स ने कमरे में मौजूद हर चीज का विश्लेषण किया। उन्होंने लेडी एनेलिस के मेकअप बॉक्स, उनके गहने और उनके संगीत के नोट्स की जांच की। उन्हें एक छोटा सा परफ्यूम की बोतल मिली, जिसकी खुशबू बहुत ही हल्की और अनोखी थी। वॉटसन, इस परफ्यूम की खुशबू को याद रखना, होम्स ने कहा। यह महत्वपूर्ण हो सकता है। लेस्ट्रेड ने बताया कि लेडी एनेलिस की मृत्यु पिछली रात उनके प्रदर्शन के तुरंत बाद हुई थी। उनके सहायक ने सुबह उन्हें मृत पाया जब वह उन्हें जगाने आया था। होम्स ने लेडी एनेलिस के सहायक से पूछताछ की। सहायक ने बताया कि लेडी एनेलिस प्रदर्शन के बाद थोड़ी थकी हुई थीं, लेकिन पूरी तरह से ठीक थीं। उन्होंने यह भी बताया कि लेडी एनेलिस को उनके एक प्रशंसक से फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता मिला था, जिसे उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम में रखा था। फूलों का गुलदस्ता? होम्स ने तुरंत पूछा। क्या वह अभी भी यहाँ है? सहायक ने बताया कि गुलदस्ता सुबह हटा दिया गया था क्योंकि फूल मुरझा गए थे। होम्स ने तुरंत गुलदस्ते को खोजने का आदेश दिया। जब गुलदस्ता लाया गया, तो होम्स ने उसमें से हर फूल की जांच की। उन्हें वही गहरा नीला फूल मिला, जिसकी पंखुड़ी उन्होंने लेडी एनेलिस के हाथ में पाई थी। यह फूल, वॉटसन, बहुत ही खास है, होम्स ने कहा। यह नाइटशेड ब्लूम है, एक दुर्लभ प्रजाति जो केवल अमेज़न के वर्षावनों में पाई जाती है। और यह अपने साथ एक रहस्यमय गुण रखता है। लेस्ट्रेड ने होम्स को बताया कि लेडी एनेलिस के कई प्रशंसक और प्रेमी थे। उनमें से एक लॉर्ड हैरिंगटन थे, जो लेडी एनेलिस के प्रति जुनूनी थे और उन्हें अक्सर परेशान करते थे। एक और व्यक्ति सिग्नर मोरेटी था, जो ओपेरा का निर्देशक था और लेडी एनेलिस के साथ उसकी पेशेवर प्रतिद्वंद्विता थी। और फिर लेडी एनेलिस की अंडरस्टडी एलिजा थी,
जिसे लेडी एनेलिस की मृत्यु से सबसे ज्यादा फायदा होगा। होम्स ने तीनों से पूछताछ करने का फैसला किया। लॉर्ड हैरिंगटन एक धनी और प्रभावशाली व्यक्ति थे, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता और क्रोध साफ झलक रहा था। उन्होंने लेडी एनेलिस से अपने प्यार का इजहार किया और उनकी मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि वह पिछली रात एक क्लब में थे और उनके पास कई गवाह थे। सिग्नर मोरेटी एक अहंकारी और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। उन्होंने लेडी एलिस के साथ अपनी प्रतिद्वंद्विता को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी तरह की हिंसा से इनकार किया। उन्होंने बताया कि वह प्रदर्शन के बाद देर रात तक ओपेरा हाउस में थे, लेकिन लेडी एनेलिस के ड्रेसिंग रूम के पास नहीं गए। एलिजा, लेडी एनेलिस की अंडरस्टडी, एक शांत और विनम्र लड़की थी। उसने लेडी एनेलिस की मौत पर दुख व्यक्त किया, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने बताया कि वह प्रदर्शन के बाद सीधे अपने घर चली गई थी। होम्स ने तीनों के बयानों को ध्यान से सुना, लेकिन उन्हें कोई सीधा सुराग नहीं मिला। उन्हें पता था कि यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। होम्स को एक और आश्चर्य मिला। उन्हें वहां एक महिला मिली जो एक नकाब पहने हुए थी। जब उसने अपना नकाब हटाया तो वॉटसन चौंक गए। यह आयरीन एडलर थी, वह महिला जिसने एक बार होम्स को मात दी थी। आयरीन, होम्स ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयरीन ने बताया कि वह ब्लैक लोटस संगठन में घुसपैठ कर रही थी ताकि वह मोरियार्टी के बारे में जानकारी एकत्र कर सके। उसने होम्स को मोरियार्टी के पूरे षड्यंत्र के बारे में बताया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा हमला शामिल था। होम्स, आयरीन और वॉटसन ने मिलकर मोरियार्टी के आदमियों को हराया। मोरियार्टी का आदमी पकड़ा गया और ब्लैक लोटस संगठन का पर्दाफाश हो गया। लेकिन मोरियार्टी खुद बच निकला। होम्स को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। मोरियार्टी एक ऐसा दुश्मन था जो कभी हार नहीं मानता था। कहानी का अंत होम्स और वॉटसन के साथ होता है, जो बेकर स्ट्रीट पर वापस आते हैं। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं और मोरियार्टी का साया अभी भी उन पर मंडरा रहा था। होम्स को पता था कि उन्हें अभी और भी कई रहस्यों को सुलझाना है और मोरियार्टी के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वॉटसन, होम्स ने कहा, अपनी पाइप जलाते हुए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी का जाल बहुत गहरा है और हमें इसे पूरी तरह से उजागर करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला केवल एक अध्याय था एक बड़े युद्ध में, एक युद्ध जो शर्लक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच हमेशा के लिए जारी रहेगा। जब सांस ली जाती है तो हृदय गति को अचानक रोक देती है, जिससे मृत्यु प्राकृतिक लगती है। वॉटसन चौंक गए। तो यह फूल ही हत्या का हथियार था? बिल्कुल सही, वॉटसन, होम्स ने कहा। यह एक ऐसा हत्या का हथियार है जो किसी भी सामान्य फोरेंसिक जांच से बच सकता है। कोई चोट नहीं, कोई संघर्ष के निशान नहीं और कोई जहर का सबूत नहीं। केवल एक फूल की पंखुड़ी जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करेगी। लेस्ट्रेड ने पूछा, लेकिन किसने इस फूल को लेडी एनेलिस तक पहुंचाया और क्यों? यही वह प्रश्न है जिसका हमें उत्तर देना है, लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा। यह कोई साधारण हत्या नहीं है। यह एक सुनियोजित अपराध है और इसके पीछे एक बड़ा मकसद है। होम्स ने लेडी एनेलिस के जीवन के हर पहलू की गहराई से जांच शुरू की। उन्होंने उनके पत्रों, उनके डायरी और उनके सामाजिक संपर्कों की छानबीन की। उन्हें पता चला कि लेडी एनेलिस हाल ही में एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी सर रिचर्ड थॉर्नटन के साथ गुप्त संबंध में थीं। सर रिचर्ड एक विवाहित व्यक्ति थे और उनकी प्रतिष्ठा दांव पर थी। होम्स ने सर रिचर्ड से मुलाकात की। सर रिचर्ड घबराए हुए और परेशान थे। उन्होंने लेडी एनेलिस के साथ अपने संबंध को स्वीकार किया, लेकिन उनकी मौत में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया। उन्होंने बताया कि लेडी एनेलिस ने उन्हें कुछ दिनों पहले बताया था कि उन्हें एक महत्वपूर्ण राज्य रहस्य के बारे में पता चला है और वह इसे उजागर करने वाली थीं। राज्य रहस्य? वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, वॉटसन, एक ऐसा रहस्य जो ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला सकता है, होम्स ने कहा। और यही कारण है कि लेडी एनेलिस को चुप करा दिया गया। होम्स को अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह हत्या प्रोफेसर मोरियार्टी के दिमाग की उपज थी। मोरियार्टी, जो लंदन के आपराधिक अंडरवर्ल्ड का सरगना था, हमेशा अराजकता और विनाश फैलाना चाहता था। लेडी एनेलिस की हत्या एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करना था। होम्स ने अपने भाई माइक्रॉफ्ट होम्स से संपर्क किया।
माइक्रॉफ्ट, जो ब्रिटिश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, ने होम्स को कुछ गोपनीय जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एक गुप्त संगठन, जिसका नाम ब्लैक लोटस था, हाल ही में सक्रिय हो गया था। यह संगठन विदेशी शक्तियों द्वारा वित्त पोषित था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करना था। ब्लैक लोटस, होम्स ने फुसफुसाया। यह मोरियार्टी का काम है। होम्स को अब यह पता लगाना था कि नाइटशेड ब्लूम कहां से आया था और इसे लेडी एनेलिस तक किसने पहुंचाया था। उन्होंने शहर के सभी फूलों की दुकानों और नर्सरी की जांच की, लेकिन उन्हें नाइटशेड ब्लूम का कोई निशान नहीं मिला। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने लेडी एनेलिस के सहायक से फिर से पूछताछ की और इस बार उन्होंने फूलों के गुलदस्ते की डिलीवरी के बारे में अधिक जानकारी मांगी। सहायक ने बताया कि गुलदस्ता एक अनाम प्रेषक द्वारा भेजा गया था और डिलीवरी बॉय ने एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनी हुई थी जो किसी भी ज्ञात डिलीवरी सेवा से संबंधित नहीं थी। होम्स ने डिलीवरी बॉय की वर्दी का वर्णन सुना और तुरंत समझ गए। यह ब्लैक लोटस संगठन की पहचान थी। उन्होंने वॉटसन को बताया कि मोरियार्टी ने अपने संगठन के सदस्यों को गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था ताकि वे ऐसे अपराध कर सकें जो किसी का ध्यान आकर्षित न करें। होम्स ने अब उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसने गुलदस्ता पहुंचाया था। उन्होंने शहर के हर कोने में अपनी जासूसी की और अंततः उन्हें एक छोटा सा फूलवाला मिला जो नाइटशेड ब्लूम को गुप्त रूप से बेच रहा था। फूलवाला डरा हुआ था और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसे मोरियार्टी के आदमियों द्वारा धमकी दी गई थी। फूलवाले ने होम्स को उस व्यक्ति का वर्णन दिया जिसने गुलदस्ता ऑर्डर किया था। यह वर्णन लेडी एनेलिस की अंडरस्टडी एलिजा से मेल खाता था। एलिजा, वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन वह इतनी शांत और विनम्र लगती थी। वॉटसन, सबसे खतरनाक अपराधी अक्सर सबसे निर्दोष दिखते हैं, होम्स ने कहा। एलिजा मोरियार्टी के हाथों की कठपुतली थी। उसे लेडी एनेलिस की जगह लेने का लालच दिया गया था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन रही है। होम्स ने एलिजा का सामना किया। एलिजा पहले तो इनकार करती रही, लेकिन जब होम्स ने उसे नाइटशेड ब्लूम और ब्लैक लोटस संगठन के बारे में बताया तो वह टूट गई। उसने स्वीकार किया कि उसे मोरियार्टी के एक आदमी ने ब्लैकमेल किया था। उसे लेडी एनेलिस को गुलदस्ता देने के लिए मजबूर किया गया था और उसे यह भी नहीं पता था कि गुलदस्ते में एक घातक फूल था। एलिजा ने होम्स को मोरियार्टी के आदमी के बारे में जानकारी दी और होम्स ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए लेस्ट्रेड को बुलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। होम्स को पता था कि मोरियार्टी अभी भी बाहर था और उसका षड्यंत्र अभी भी जारी था। लेडी एनेलिस की हत्या सिर्फ एक शुरुआत थी। होम्स और वॉटसन ने लंदन की सड़कों पर मोरियार्टी के आदमियों का पीछा किया। यह एक खतरनाक पीछा था जिसमें वे कई बार मौत के करीब आए। अंततः उन्होंने मोरियार्टी के आदमी को एक सुनसान गोदाम में घेर लिया। गोदाम के अंदर होम्स को एक और आश्चर्य मिला। उन्हें वहां एक महिला मिली जो एक नकाब पहने हुए थी। जब उसने अपना नकाब हटाया तो वॉटसन चौंक गए। यह आयरीन एडलर थी, वह महिला जिसने एक बार होम्स को मात दी थी। आयरीन, होम्स ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? आयरीन ने बताया कि वह ब्लैक लोटस संगठन में घुसपैठ कर रही थी ताकि वह मोरियार्टी के बारे में जानकारी एकत्र कर सके। उसने होम्स को मोरियार्टी के पूरे षड्यंत्र के बारे में बताया जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा हमला शामिल था। होम्स, आयरीन और वॉटसन ने मिलकर मोरियार्टी के आदमियों को हराया। मोरियार्टी का आदमी पकड़ा गया और ब्लैक लोटस संगठन का पर्दाफाश हो गया। लेकिन मोरियार्टी खुद बच निकला। होम्स को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। मोरियार्टी एक ऐसा दुश्मन था जो कभी हार नहीं मानता था। कहानी का अंत होम्स और वॉटसन के साथ होता है जो बेकर स्ट्रीट पर वापस आते हैं। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं और मोरियार्टी का साया अभी भी उन पर मंडरा रहा था। होम्स को पता था कि उन्हें अभी और भी कई रहस्यों को सुलझाना है और मोरियार्टी के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वॉटसन, होम्स ने कहा अपनी पाइप जलाते हुए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी का जाल बहुत गहरा है और हमें इसे पूरी तरह से उजागर करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द साइलेंट। होम्स ने लॉर्ड हैरिंगटन से पूछताछ शुरू की। लॉर्ड हैरिंगटन एक भव्य व्यक्ति थे जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने लेडी एनेलिस के प्रति अपने जुनून को स्वीकार किया, लेकिन किसी भी तरह के नुकसान पहुंचाने से इनकार किया। लॉर्ड हैरिंगटन, होम्स ने शांत स्वर में कहा,
आपकी लेडी एनेलिस के प्रति गहरी भावनाएं थीं। क्या यह सच है कि आप उनके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया? लॉर्ड हैरिंगटन का चेहरा लाल हो गया। यह मेरा निजी मामला है, मिस्टर होम्स। लेकिन यह इस मामले से संबंधित हो सकता है, होम्स ने कहा। एक अस्वीकृत प्रेमी अक्सर क्रोध और प्रतिशोध से भर जाता है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं, लॉर्ड हैरिंगटन ने चिल्लाया। मैं उन्हें प्यार करता था। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। आपकी पिछली रात की गतिविधि क्या थी? होम्स ने पूछा। मैं अपने क्लब में था, द जेंटलमैनस गैदरिंग, लॉर्ड हैरिंगटन ने कहा। मैंने वहां कई घंटे बिताए और मेरे पास कई गवाह हैं जो इसकी पुष्टि कर सकते हैं। होम्स ने लॉर्ड हैरिंगटन के जूते पर एक छोटे से मिट्टी के निशान को देखा। लॉर्ड हैरिंगटन, क्या आप हाल ही में किसी ग्रामीण इलाके में गए थे? लॉर्ड हैरिंगटन चौंक गए। नहीं, मैं नहीं गया। मैं पिछले कई हफ्तों से लंदन में ही हूं। तो यह मिट्टी कहां से आई? होम्स ने पूछा, अपनी उंगली से मिट्टी के निशान की ओर इशारा करते हुए। लॉर्ड हैरिंगटन ने अपने जूते को देखा। मुझे नहीं पता। शायद यह सड़क से आई हो। होम्स ने अपनी बात जारी नहीं रखी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्हें पता था कि लॉर्ड हैरिंगटन कुछ छिपा रहे थे। अगले सिग्नर मोरेटी थे, ओपेरा के निर्देशक। वह एक छोटे मोटे व्यक्ति थे जिनकी आंखों में हमेशा एक बेचैनी रहती थी। सिग्नर मोरेटी, होम्स ने कहा, लेडी एनेलिस के साथ आपकी पेशेवर प्रतिद्वंद्विता थी। क्या यह सच है कि आप उन्हें ओपेरा से हटाना चाहते थे? वह एक प्रतिभाशाली गायिका थी, लेकिन वह बहुत जिद्दी थी, सिग्नर मोरेटी ने कहा। वह हमेशा अपनी शर्तों पर काम करना चाहती थी। और क्या आप उनकी सफलता से ईर्ष्या करते थे? होम्स ने पूछा। सिग्नर मोरेटी का चेहरा पीला पड़ गया। मैं एक कलाकार हूं, मिस्टर होम्स। मैं केवल कला की परवाह करता हूं। पिछली रात आप कहां थे? होम्स ने पूछा। मैं ओपेरा हाउस में ही था, देर रात तक, सिग्नर मोरेटी ने कहा। मैं अगले प्रदर्शन की तैयारी कर रहा था। क्या आप लेडी एनेलिस के ड्रेसिंग रूम के पास गए थे? होम्स ने पूछा। नहीं, मैं नहीं गया, सिग्नर मोरेटी ने तुरंत जवाब दिया। मेरा काम मंच पर था। होम्स ने सिग्नर मोरेटी के कपड़ों पर एक छोटे से धागे को देखा जो लेडी एनेलिस के गाउन पर मिले धागे से मेल खाता था। सिग्नर मोरेटी, यह धागा कहां से आया? होम्स ने पूछा, धागे की ओर इशारा करते हुए। सिग्नर मोरेटी ने धागे को देखा और घबरा गए। मुझे नहीं पता। शायद यह किसी पुराने कपड़े से आया हो। होम्स ने अपनी बात जारी नहीं रखी, लेकिन उनकी आंखों में एक चमक थी। उन्हें पता था कि सिग्नर मोरेटी भी कुछ छिपा रहे थे। अंत में एलिजा, लेडी एनेलिस की अंडरस्टडी। वह एक युवा और सुंदर लड़की थी जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। एलिजा, होम्स ने कहा, लेडी एनेलिस की मृत्यु से आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्या यह सच है कि आप उनकी जगह लेना चाहती थीं? एलिजा का चेहरा लाल हो गया। मैं उन्हें प्यार करती थी। वह मेरी गुरु थीं। लेकिन क्या आप उनकी सफलता से ईर्ष्या करती थीं? होम्स ने पूछा। एलिजा ने अपनी आंखें झुका लीं। कभी कभी। हाँ, वह बहुत प्रतिभाशाली थीं। पिछली रात आप कहाँ थीं? होम्स ने पूछा। मैं सीधे अपने घर चली गई थी, एलिजा ने कहा। मैं बहुत थकी हुई थी। होम्स ने एलिजा के हाथ पर एक छोटे से खरोंच को देखा। यह खरोंच कहां से आया? होम्स ने पूछा। एलिजा ने अपना हाथ छिपाने की कोशिश की। यह कुछ नहीं है। मैं बस गिर गई थी। होम्स ने अपनी बात जारी नहीं रखी, लेकिन उन्हें पता था कि एलिजा भी कुछ छिपा रही थी। तीनों संदिग्धों के पास अल थे, लेकिन होम्स को पता था कि उनमें से कोई एक झूठ बोल रहा था। होम्स ने वॉटसन को बताया, वॉटसन, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा जटिल है। हर कोई कुछ छिपा रहा है। लेकिन होम्स, अगर कमरा अंदर से बंद था तो हत्यारा अंदर कैसे आया? वॉटसन ने पूछा। यही वह प्रश्न है जिसका हमें उत्तर देना है, वॉटसन, होम्स ने कहा। और मुझे लगता है कि इसका उत्तर उस रहस्यमय फूल में छिपा है। होम्स ने नाइटशेड ब्लूम पर अपना शोध शुरू किया। उन्होंने रॉयल बोटैनिकल गार्डन के प्रमुख प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से मुलाकात की, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री थे। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने नाइटशेड ब्लूम के बारे में सुनकर आश्चर्य व्यक्त किया। यह फूल, मिस्टर होम्स, एक किंवदंती है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने कहा। यह माना जाता है कि यह केवल अमेज़न के वर्षावनों के सबसे गहरे हिस्सों में पाया जाता है
और इसकी पत्तियों में एक शक्तिशाली जहर होता है। क्या यह जहर अदृश्य और गंधहीन हो सकता है? होम्स ने पूछा। हाँ बिल्कुल, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने कहा। कुछ पौधे ऐसे रसायन छोड़ते हैं जो हवा में घुल जाते हैं और किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करते, लेकिन यह बहुत ही दुर्लभ है। होम्स ने प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को लेडी एनेलिस के हाथ में मिली पंखुड़ी दिखाई। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने पंखुड़ी को अपनी आवर्धक लेंस के नीचे रखा और उसकी बारीकी से जांच की। यह अविश्वसनीय है, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने चिल्लाया। यह वास्तव में नाइटशेड ब्लूम की पंखुड़ी है। लेकिन यह यहां कैसे आई? होम्स ने प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को लेडी एनेलिस की मृत्यु के बारे में बताया। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने कहा कि अगर नाइटशेड ब्लूम का उपयोग हत्या के हथियार के रूप में किया गया था तो यह एक बहुत ही परिष्कृत और खतरनाक योजना थी। होम्स ने प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग से पूछा कि क्या नाइटशेड ब्लूम को किसी विशेष तरीके से उगाया या संशोधित किया जा सकता है ताकि उसकी जहरीली क्षमता बढ़ाई जा सके। प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग ने बताया कि कुछ गुप्त प्रयोगशालाएं ऐसी थीं जो पौधों पर आनुवंशिक प्रयोग कर रही थीं, लेकिन ऐसी जानकारी बहुत गोपनीय थी। होम्स को अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह हत्या किसी साधारण अपराधी का काम नहीं था। यह किसी ऐसे व्यक्ति का काम था जिसके पास उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान और संसाधनों तक पहुंच थी। होम्स ने अपने भाई माइक्रॉफ्ट होम्स से संपर्क किया। माइक्रॉफ्ट, जो ब्रिटिश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, ने होम्स को कुछ गोपनीय जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि एक गुप्त संगठन जिसका नाम ब्लैक लोटस था, हाल ही में सक्रिय हो गया था। यह संगठन विदेशी शक्तियों द्वारा वित्त पोषित था और इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को कमजोर करना था। ब्लैक लोटस, होम्स ने फुसफुसाया। यह मोरियार्टी का काम है। माइक्रॉफ्ट ने बताया कि ब्लैक लोटस एक बहुत ही गुप्त संगठन था जिसके सदस्य समाज के उच्च वर्गों में छिपे हुए थे। उनका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार में घुसपैठ करना और उसे अंदर से कमजोर करना था। लेडी एनेलिस की हत्या इस बड़े षड्यंत्र का एक हिस्सा थी। लेकिन क्यों लेडी एनेलिस? होम्स ने पूछा। लेडी एनेलिस, जैसा कि आप जानते हैं, सर रिचर्ड थॉर्नटन के साथ संबंध में थी, माइक्रॉफ्ट ने कहा। सर रिचर्ड एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी हैं जिनके पास कई महत्वपूर्ण राज्य रहस्य हैं। लेडी एनेलिस को उनके माध्यम से उन रहस्यों तक पहुंच मिली थी। तो लेडी एनेलिस को चुप करा दिया गया क्योंकि वह बहुत कुछ जानती थी, होम्स ने कहा। बिल्कुल सही, माइक्रॉफ्ट ने कहा। और ब्लैक लोटस संगठन ने नाइटशेड ब्लूम का उपयोग किया ताकि हत्या प्राकृतिक लगे और कोई भी उनके असली इरादों पर संदेह न करे। होम्स को अब यह पता लगाना था कि नाइटशेड ब्लूम कहां से आया था और इसे लेडी एनेलिस तक किसने पहुंचाया था। उन्होंने शहर के सभी फूलों की दुकानों और नर्सरी की जांच की, लेकिन उन्हें नाइटशेड ब्लूम का कोई निशान नहीं मिला। तभी उन्हें एक विचार आया। उन्होंने लेडी एनेलिस के सहायक से फिर से पूछताछ की और इस बार उन्होंने फूलों के गुलदस्ते की डिलीवरी के बारे में अधिक जानकारी मांगी। सहायक ने बताया कि गुलदस्ता एक अनाम प्रेषक द्वारा भेजा गया था और डिलीवरी बॉय ने एक विशेष प्रकार की वर्दी पहनी हुई थी जो किसी भी ज्ञात डिलीवरी सेवा से संबंधित नहीं थी। होम्स ने डिलीवरी बॉय की वर्दी का वर्णन सुना और तुरंत समझ गए। यह ब्लैक लोटस संगठन की पहचान थी। उन्होंने वॉटसन को बताया कि मोरियार्टी ने अपने संगठन के सदस्यों को गुप्त रूप से प्रशिक्षित किया था ताकि वे ऐसे अपराध कर सकें जो किसी का ध्यान आकर्षित न करें। होम्स ने अब उस व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसने गुलदस्ता पहुंचाया था। उन्होंने शहर के हर कोने में अपनी जासूसी की और अंततः उन्हें एक छोटा सा फूलवाला मिला जो नाइटशेड ब्लूम को गुप्त रूप से बेच रहा था। फूलवाला डरा हुआ था और उसने तुरंत स्वीकार कर लिया कि उसे मोरियार्टी के आदमियों द्वारा धमकी दी गई थी। फूलवाले ने होम्स को उस व्यक्ति का वर्णन दिया जिसने गुलदस्ता ऑर्डर किया था। यह वर्णन लेडी एनेलिस की अंडरस्टडी एलिजा से मेल खाता था। एलिजा, वॉटसन ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन वह इतनी शांत और विनम्र लगती थी। वॉटसन, सबसे खतरनाक अपराधी अक्सर सबसे निर्दोष दिखते हैं, होम्स ने कहा। एलिजा मोरियार्टी के हाथों की कठपुतली थी। उसे लेडी एनेलिस की जगह लेने का लालच दिया गया था और उसे यह भी नहीं पता था कि वह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बन रही है। होम्स ने एलिजा का सामना किया। एलिजा पहले तो इनकार करती रही, लेकिन जब होम्स ने उसे नाइटशेड ब्लूम और ब्लैक लोटस संगठन के बारे में बताया तो वह टूट गई। उसने स्वीकार किया कि उसे मोरियार्टी के एक आदमी ने ब्लैकमेल किया था। उसे लेडी एनेलिस को गुलदस्ता देने के लिए मजबूर किया गया था और उसे यह भी नहीं पता था कि गुलदस्ते में एक घातक फूल था।
एलिजा ने होम्स को मोरियार्टी के आदमी के बारे में जानकारी दी और होम्स ने तुरंत उसे पकड़ने के लिए लेस्ट्रेड को बुलाया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। होम्स को पता था कि मोरियार्टी अभी भी बाहर था और उसका षड्यंत्र अभी भी जारी था। लेडी एनेलिस की हत्या सिर्फ एक शुरुआत थी। होम्स और वॉटसन ने लंदन की सड़कों पर मोरियार्टी के आदमियों का पीछा किया। यह एक खतरनाक पीछा था जिसमें वे कई बार मौत के करीब आए। अंततः उन्होंने मोरियार्टी के आदमी को एक सुनसान गोदाम में घेर लिया। गोदाम के अंदर होम्स को एक और आश्चर्य मिला। उन्हें वहां एक महिला मिली जो एक नकाब पहने हुए थी। जब उसने अपना नकाब हटाया तो वॉटसन चौंक गए। यह आयरीन एडलर थी, वह महिला जिसने एक बार होम्स को मात दी थी। आयरीन, होम्स ने कहा, तुम यहां क्या कर रही हो? आयरीन ने बताया कि वह ब्लैक लोटस संगठन में घुसपैठ कर रही थी ताकि वह मोरियार्टी के बारे में जानकारी एकत्र कर सके। उसने होम्स को मोरियार्टी के पूरे षड्यंत्र के बारे में बताया जिसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा हमला शामिल था। होम्स, आयरीन और वॉटसन ने मिलकर मोरियार्टी के आदमियों को हराया। मोरियार्टी का आदमी पकड़ा गया और ब्लैक लोटस संगठन का पर्दाफाश हो गया। लेकिन मोरियार्टी खुद बच निकला। होम्स को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी। मोरियार्टी एक ऐसा दुश्मन था जो कभी हार नहीं मानता था। कहानी का अंत होम्स और वॉटसन के साथ होता है जो बेकर स्ट्रीट पर वापस आते हैं। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं और मोरियार्टी का साया अभी भी उन पर मंडरा रहा था। होम्स को पता था कि उन्हें अभी और भी कई रहस्यों को सुलझाना है और मोरियार्टी के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वॉटसन, होम्स ने कहा अपनी पाइप जलाते हुए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी का जाल बहुत गहरा है और हमें इसे पूरी तरह से उजागर करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला केवल एक अध्याय था एक बड़े युद्ध में, एक युद्ध जो शर्लक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच हमेशा के लिए जारी रहेगा। माइक्रॉफ्ट होम्स, जो ब्रिटिश सरकार के गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे, एक विशालकाय व्यक्ति थे जिनकी बुद्धि उनके भाई शर्लक से कम नहीं थी, बस उनका कार्यक्षेत्र अलग था। उन्होंने शर्लक को अपने निजी क्लब डायोजेनिस क्लब में बुलाया जहां बातचीत के लिए सख्त नियम थे। शर्लक, माइक्रॉफ्ट ने अपनी भारी आवाज में कहा, तुम एक ऐसे जाल में फंस गए हो जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। लेडी एनेलिस की हत्या सिर्फ एक मोहरा है एक बड़े खेल में। मैं जानता हूं माइक्रॉफ्ट, शर्लक ने कहा, मुझे ब्लैक लोटस के बारे में बताओ। माइक्रॉफ्ट ने अपनी सिगार जलाई और धुएं का एक बड़ा कश लिया। ब्लैक लोटस एक गुप्त संगठन है जिसकी स्थापना कई साल पहले हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर से कमजोर करना है। वे आर्थिक अस्थिरता पैदा करते हैं, राजनीतिक साजिशें रचते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं। और मोरियार्टी, शर्लक ने पूछा। मोरियार्टी उनका दिमाग है, माइक्रॉफ्ट ने कहा। वह एक गणितज्ञ है, एक अपराधी मास्टरमाइंड। वह पर्दे के पीछे से सब कुछ नियंत्रित करता है। ब्लैक लोटस उसके हाथों की कठपुतली है। तो लेडी एनेलिस की हत्या मोरियार्टी की योजना का हिस्सा थी, शर्लक ने पूछा। बिल्कुल, माइक्रॉफ्ट ने कहा। लेडी एनेलिस सर रिचर्ड थॉर्नटन के साथ संबंध में थीं, जो नौसेना के एक उच्च पदस्थ अधिकारी हैं। सर रिचर्ड के पास ब्रिटिश नौसेना के गुप्त कोड और योजनाओं तक पहुंच थी। लेडी एनेलिस को उनके माध्यम से उन रहस्यों तक पहुंच मिली थी और मोरियार्टी उन रहस्यों को चाहता था, शर्लक ने निष्कर्ष निकाला। हाँ, माइक्रॉफ्ट ने कहा। ब्लैक लोटस ब्रिटिश नौसेना को कमजोर करना चाहता है ताकि वे अपने विदेशी सहयोगियों के लिए रास्ता साफ कर सकें। लेडी एनेलिस को चुप करा दिया गया क्योंकि वह बहुत कुछ जानती थी और वह उन रहस्यों को उजागर करने वाली थी। और नाइटशेड ब्लूम, शर्लक ने पूछा। वह मोरियार्टी की प्रतिभा का एक और उदाहरण है, माइक्रॉफ्ट ने कहा। उसने एक गुप्त प्रयोगशाला में इस फूल को आनुवंशिक रूप से संशोधित किया है ताकि यह एक घातक गैस छोड़ सके। यह एक ऐसा हथियार है जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता और यही मोरियार्टी की खासियत है। शर्लक ने अपनी उंगलियों को अपनी ठोड़ी पर रखा। तो हमें उस प्रयोगशाला को खोजना होगा। यह आसान नहीं होगा, माइक्रॉफ्ट ने कहा। मोरियार्टी बहुत चालाक है। उसकी प्रयोगशालाएं हमेशा छिपी रहती हैं और उसके आदमी बहुत वफादार होते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, शर्लक ने कहा। ब्रिटिश साम्राज्य का भविष्य दांव पर है।
माइक्रॉफ्ट ने शर्लक को कुछ और गोपनीय जानकारी प्रदान की, जिसमें ब्लैक लोटस के कुछ संदिग्ध सदस्यों के नाम और उनके संभावित ठिकाने शामिल थे। शर्लक ने सभी जानकारी को अपनी याददाश्त में दर्ज कर लिया। सावधान रहना, शर्लक, माइक्रॉफ्ट ने कहा। मोरियार्टी एक खतरनाक दुश्मन है। मैं जानता हूं, माइक्रॉफ्ट, शर्लक ने कहा। लेकिन मैं भी हूं। शर्लक और वॉटसन ने माइक्रॉफ्ट से विदा ली और लंदन की सड़कों पर वापस आ गए। अब उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था, मोरियार्टी की गुप्त प्रयोगशाला को खोजना और ब्लैक लोटस के षड्यंत्र को उजागर करना। उनकी अगली कड़ी में होम्स ने उन संदिग्ध सदस्यों की सूची पर काम करना शुरू किया जो माइक्रॉफ्ट ने उन्हें दी थी। उन्होंने हर नाम की गहराई से जांच की, उनके पृष्ठभूमि, उनके संपर्कों और उनके वित्तीय लेनदेन की छानबीन की। उन्हें पता चला कि उनमें से कई समाज के उच्च वर्गों से थे, जो मोरियार्टी के लिए एक आदर्श आवरण प्रदान करते थे। एक नाम ने होम्स का ध्यान आकर्षित किया, डॉक्टर एल्ड्रिच, एक प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री जो हाल ही में सार्वजनिक जीवन से गायब हो गए थे। डॉक्टर एल्ड्रिच को नाइटशेड ब्लूम पर उनके शोध के लिए जाना जाता था। होम्स को संदेह हुआ कि डॉक्टर एल्ड्रिच मोरियार्टी की गुप्त प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। होम्स और वॉटसन ने डॉक्टर एल्ड्रिच के पुराने घर का दौरा किया, जो लंदन के बाहरी इलाके में एक सुनसान जगह पर स्थित था। घर वीरान था, लेकिन होम्स को कुछ सुराग मिले। उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला, जिसमें नाइटशेड ब्लूम के अवशेष और कुछ रासायनिक उपकरण थे। यह वही जगह है, वॉटसन, होम्स ने कहा। यह मोरियार्टी की गुप्त प्रयोगशाला है। लेकिन प्रयोगशाला खाली थी। मोरियार्टी और उसके आदमी पहले ही भाग चुके थे। होम्स को पता था कि वे अब और भी सतर्क हो जाएंगे। होम्स ने प्रयोगशाला में मिले सभी सबूतों को इकट्ठा किया। उन्हें कुछ दस्तावेज मिले जिनमें ब्लैक लोटस के अगले लक्ष्य के बारे में जानकारी थी, ब्रिटिश संसद पर एक बड़ा हमला। हमें तुरंत कार्रवाई करनी होगी, वॉटसन, होम्स ने कहा। मोरियार्टी ब्रिटिश सरकार को अस्थिर करने की योजना बना रहा है। होम्स ने लेस्ट्रेड को बुलाया और उन्हें मोरियार्टी की योजना के बारे में बताया। लेस्ट्रेड पहले तो अविश्वास में थे, लेकिन जब होम्स ने उन्हें सबूत दिखाए तो वह चौंक गए। हमें संसद को बचाना होगा, लेस्ट्रेड ने कहा। और हमें मोरियार्टी को भी पकड़ना होगा, होम्स ने कहा। यह उसकी अंतिम चाल है। शर्लक और वॉटसन ने लेस्ट्रेड और उनके आदमियों के साथ मिलकर संसद की ओर दौड़ लगाई। लंदन की सड़कें अब और भी खतरनाक हो गई थीं, क्योंकि मोरियार्टी के आदमी हर कोने में छिपे हुए थे। यह एक दौड़ थी समय के खिलाफ, एक दौड़ जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का भविष्य दांव पर था। संसद भवन के पास पहुंचते ही उन्हें पता चला कि मोरियार्टी के आदमियों ने पहले ही हमला शुरू कर दिया था। गोलियों की आवाजें गूंज रही थीं और लोग दहशत में भाग रहे थे। वॉटसन, हमें अंदर जाना होगा, होम्स ने कहा। होम्स और वॉटसन ने लेस्ट्रेड और उनके आदमियों के साथ मिलकर मोरियार्टी के आदमियों का सामना किया। यह एक भयंकर लड़ाई थी, जिसमें दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ। होम्स ने अपनी असाधारण बुद्धि और शारीरिक कौशल का उपयोग किया। उन्होंने मोरियार्टी के आदमियों को एक एक करके हराया और अंततः वे संसद भवन के अंदर पहुंच गए। अंदर उन्हें मोरियार्टी मिला, जो एक बड़े हॉल में खड़ा था। उसके हाथ में एक छोटा सा उपकरण था। मोरियार्टी, होम्स ने चिल्लाया। मोरियार्टी मुस्कुराया। शर्लक होम्स, मुझे पता था कि तुम आओगे। तुम्हारी योजना विफल हो गई है, मोरियार्टी, होम्स ने कहा। अभी नहीं, मोरियार्टी ने कहा। मेरे पास अभी भी एक चाल बाकी है। मोरियार्टी ने अपने हाथ में मौजूद उपकरण को सक्रिय किया। एक तेज आवाज हुई और हॉल में एक अजीब सी गैस फैलने लगी। यह नाइटशेड ब्लूम है, वॉटसन ने चिल्लाया। बिल्कुल सही, मेरे प्यारे वॉटसन, मोरियार्टी ने कहा। यह एक ऐसा हथियार है जो किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता और यह ब्रिटिश संसद को हमेशा के लिए चुप करा देगा। होम्स को पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं था। उन्हें मोरियार्टी को रोकना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। होम्स और मोरियार्टी के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू हुई। यह एक बुद्धि और शारीरिक कौशल की लड़ाई थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहे थे। अंततः होम्स ने मोरियार्टी को एक कोने में घेर लिया। मोरियार्टी ने हार मानने से इनकार कर दिया और उसने होम्स पर हमला किया। लेकिन होम्स तेज थे और उन्होंने मोरियार्टी को जमीन पर गिरा दिया। लेस्ट्रेड और उनके आदमियों ने मोरियार्टी को गिरफ्तार कर लिया। ब्लैक लोटस संगठन का पर्दाफाश हो गया और ब्रिटिश संसद बच गई। लेकिन होम्स को पता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी।
मोरियार्टी एक ऐसा दुश्मन था जो कभी हार नहीं मानता था। कहानी का अंत होम्स और वॉटसन के साथ होता है, जो बेकर स्ट्रीट पर वापस आते हैं। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं, और मोरियार्टी का साया अभी भी उन पर मंडरा रहा था। होम्स को पता था कि उन्हें अभी और भी कई रहस्यों को सुलझाना है, और मोरियार्टी के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। वॉटसन, होम्स ने कहा, अपनी पाइप जलाते हुए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी का जाल बहुत गहरा है, और हमें इसे पूरी तरह से उजागर करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला केवल एक अध्याय था, एक बड़े युद्ध में, एक युद्ध जो शर्लक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच हमेशा के लिए जारी रहेगा। इस बार कहानी का अंत एक नए मोड़ के साथ होता है। मोरियार्टी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन होम्स को पता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत है। मोरियार्टी एक ऐसा दुश्मन है जो कभी हार नहीं मानता। कहानी का अंत एक रहस्यमय नोट पर होता है, जो भविष्य के रोमांच के लिए मंच तैयार करता है। होम्स और वॉटसन बेकर स्ट्रीट पर वापस आते हैं। लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई हैं, और मोरियार्टी का साया अभी भी उन पर मंडरा रहा है। होम्स को पता है कि उन्हें अभी और भी कई रहस्यों को सुलझाना है, और मोरियार्टी के साथ उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। वॉटसन, होम्स ने कहा, अपनी पाइप जलाते हुए, यह सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी का जाल बहुत गहरा है, और हमें इसे पूरी तरह से उजागर करना होगा। वॉटसन ने अपनी नोटबुक बंद की। उन्हें पता था कि यह कहानी द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला केवल एक अध्याय था, एक बड़े युद्ध में, एक युद्ध जो शर्लक होम्स और प्रोफेसर मोरियार्टी के बीच हमेशा के लिए जारी रहेगा। और इस तरह लंदन की धुंध भरी गलियों में एक नया रहस्य जन्म लेता है, एक नया रोमांच शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन का इंतजार कर रहा है। हाँ, वॉटसन, होम्स ने कहा, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली सवाल यह है कि इस फूल को यहां कौन लाया और क्यों? होम्स ने लेडी एनेलिस के निजी कागजातों की जांच करने का फैसला किया। उन्होंने उनके ड्रेसिंग रूम में रखे एक छोटे से डेस्क को खोला। उसमें कई पत्र, कुछ व्यक्तिगत डायरी और कुछ व्यावसायिक दस्तावेज थे। होम्स ने डायरी को खोला और उसके पन्ने पलटने लगे। लेडी एनेलिस की हस्तलिपि सुंदर और स्पष्ट थी। उन्होंने अपने दैनिक जीवन, अपने प्रदर्शनों और अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में लिखा था। डायरी की एक प्रविष्टि ने होम्स का ध्यान आकर्षित किया। यह 3 दिन पहले की थी। आज मुझे एक अजीब पत्र मिला है। किसी ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं अपने मुंह को बंद रखूं, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुझे नहीं पता कि यह किस बारे में है, लेकिन मैं डरी हुई हूं। क्या यह सर रिचर्ड के बारे में है, या फिर कुछ और? होम्स ने वॉटसन की ओर देखा। वॉटसन, यह दिलचस्प है। लेडी एनेलिस को धमकी दी गई थी। उन्होंने डायरी के और पन्ने पलटे। एक और प्रविष्टि मिली जो 2 दिन पहले की थी। मैंने सर रिचर्ड से बात की है। उन्होंने मुझे बताया कि वह एक बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं। कुछ लोग उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मैं भी इस सब में फंस गई हूं। मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। होम्स ने डायरी बंद की। वॉटसन, यह मामला जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा जटिल है। लेडी एनेलिस किसी बड़े घोटाले की जानकारी रखती थीं, और इसी कारण उन्हें मारा गया। लेस्ट्रेड ने पूछा, तो क्या हमें सर रिचर्ड से बात करनी चाहिए? हाँ, लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा, लेकिन पहले मुझे कुछ और जानकारी चाहिए। होम्स ने लेडी एनेलिस के पत्रों की जांच की। उनमें से अधिकांश प्रशंसकों के पत्र थे, लेकिन कुछ व्यक्तिगत पत्र भी थे। एक पत्र सर रिचर्ड थॉर्नटन का था, जिसमें उन्होंने लेडी एनेलिस से अपने प्यार का इजहार किया था और उनसे सावधान रहने को कहा था। एक और पत्र था जो बहुत ही रहस्यमय था। यह किसी एम नाम के व्यक्ति का था, और इसमें लिखा था, प्रिय लेडी एनेलिस, आपको पता है कि आप क्या जानती हैं। अगर आप चुप रहेंगी तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आपने कुछ भी कहा तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एम वॉटसन ने पूछा, यह कौन हो सकता है? होम्स ने सोचा। वॉटसन, एम से शुरू होने वाले कई नाम हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मोरियार्टी हो सकता है। मोरियार्टी? लेस्ट्रेड ने चौंकते हुए पूछा। वह तो लंदन का सबसे खतरनाक अपराधी है। हाँ, लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा,
और अगर मोरियार्टी इस मामले में शामिल है तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं है, यह एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। होम्स ने तय किया कि वह सर रिचर्ड थॉर्नटन से मिलेंगे। सर रिचर्ड एक उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और उनका कार्यालय व्हाइट हॉल में था। जब होम्स और वॉटसन सर रिचर्ड के कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सर रिचर्ड बहुत परेशान और घबराए हुए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। सर रिचर्ड, होम्स ने कहा, हमें लेडी एनेलिस की मौत के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। सर रिचर्ड ने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि यह दिन आएगा। हाँ, मैं लेडी एनेलिस से प्यार करता था, लेकिन मैंने उन्हें नहीं मारा। हमें यह नहीं लगता कि आपने उन्हें मारा है, सर रिचर्ड, होम्स ने कहा, लेकिन हमें यह जानना है कि आप किस घोटाले में फंसे हुए हैं। सर रिचर्ड ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। यह एक लंबी कहानी है, मिस्टर होम्स। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि हमारे विभाग में कुछ लोग विदेशी शक्तियों को गुप्त जानकारी बेच रहे हैं। जब मैंने इसकी जांच करने की कोशिश की तो मुझे धमकी दी गई। किसने आपको धमकी दी? होम्स ने पूछा। मुझे नहीं पता, सर रिचर्ड ने कहा, लेकिन मुझे एक पत्र मिला था जिसमें लिखा था कि अगर मैंने कुछ भी कहा तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी जाएगी। और फिर लेडी एनेलिस को भी धमकी मिली। क्या लेडी एनेलिस को इस घोटाले के बारे में पता था? वॉटसन ने पूछा। हाँ, सर रिचर्ड ने कहा, मैंने उन्हें सब कुछ बताया था। मुझे लगता था कि वह मेरी मदद कर सकती हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने उन्हें खतरे में डाल दिया। होम्स ने सर रिचर्ड से पूछा कि क्या वह उन लोगों के नाम जानते हैं जो इस घोटाले में शामिल हैं। सर रिचर्ड ने बताया कि उन्हें संदेह है कि उनके ही विभाग के कुछ लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं है। सर रिचर्ड, होम्स ने कहा, क्या आपने कभी ब्लैक लोटस नाम सुना है? सर रिचर्ड का चेहरा पीला पड़ गया। आपको यह नाम कैसे पता चला? तो आप इसे जानते हैं? होम्स ने पूछा। हाँ, सर रिचर्ड ने कहा, यह एक गुप्त संगठन है। मुझे लगता है कि यही संगठन इस घोटाले के पीछे है, लेकिन मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। होम्स ने सर रिचर्ड को सलाह दी कि वह सावधान रहें और किसी पर भरोसा न करें। उन्होंने उनसे कहा कि वह जल्द ही इस मामले को सुलझा देंगे। जब होम्स और वॉटसन सर रिचर्ड के कार्यालय से निकले तो होम्स ने कहा, वॉटसन, यह मामला बहुत गहरा है। लेडी एनेलिस की हत्या सिर्फ एक शुरुआत है। मोरियार्टी और उसका ब्लैक लोटस संगठन कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा है। लेकिन होम्स, वॉटसन ने पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि मोरियार्टी कहाँ है? वॉटसन, मोरियार्टी हमेशा अपने निशान छोड़ता है, होम्स ने कहा। हमें बस उन निशानों को ढूंढना है। होम्स ने तय किया कि वह लंदन के अंडरवर्ल्ड में जाकर मोरियार्टी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। उन्होंने अपना भेष बदला और एक साधारण मजदूर का रूप धारण किया। वॉटसन भी उनके साथ गए। लंदन के पूर्वी हिस्से में, जहां गरीबी और अपराध का बोलबाला था, होम्स ने कई लोगों से बात की। उन्होंने पब में, गलियों में और बाजारों में लोगों से पूछताछ की। एक पुराने पब में होम्स को एक व्यक्ति मिला जो मोरियार्टी के बारे में कुछ जानता था। उस व्यक्ति ने बताया कि हाल ही में कुछ अजनबी लोग इस इलाके में आए हैं और वे बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। वे कहाँ रहते हैं? होम्स ने पूछा। डॉक्स के पास एक पुराने गोदाम में, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन सावधान रहना, वे बहुत खतरनाक हैं। होम्स और वॉटसन ने उस गोदाम का पता लगाया। यह टेम्स नदी के किनारे एक सुनसान इलाके में था। गोदाम पुराना और जर्जर था, लेकिन उसके अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। होम्स ने सावधानी से गोदाम के पास जाकर अंदर झांका। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अंदर बैठे हुए थे और वे किसी चीज की योजना बना रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति का चेहरा होम्स को जाना पहचाना लगा। वॉटसन, होम्स ने फुसफुसाया, वह व्यक्ति कर्नल मोरन है, मोरियार्टी का दाहिना हाथ। होम्स ने कर्नल मोरन की बातचीत सुनने की कोशिश की। उन्होंने सुना कि वे किसी बड़े ऑपरेशन की योजना बना रहे हैं जिसका नाम ऑपरेशन नाइटफॉल है। ऑपरेशन नाइटफॉल, वॉटसन ने फुसफुसाया। होम्स ने और सुनने की कोशिश की। उन्होंने सुना कि यह ऑपरेशन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़ा हमला है और इसका उद्देश्य देश में अराजकता फैलाना है। तभी अचानक एक कुत्ता भौंका और गोदाम के अंदर के लोगों का ध्यान बाहर की ओर गया। होम्स और वॉटसन को तुरंत वहां से भागना पड़ा। होम्स, वॉटसन ने सांस फूलते हुए कहा,
हमें तुरंत लेस्ट्रेड को बताना चाहिए। हाँ, वॉटसन, होम्स ने कहा, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना होगा कि ऑपरेशन नाइटफॉल क्या है। होम्स ने अपने भाई माइक्रॉफ्ट से संपर्क किया। माइक्रॉफ्ट, जो ब्रिटिश सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर थे, ने होम्स को डायोजेनिस क्लब में मिलने को कहा। डायोजेनिस क्लब, जहां पूर्ण मौनता का नियम था, माइक्रॉफ्ट का पसंदीदा स्थान था। जब होम्स वहां पहुंचे तो माइक्रॉफ्ट ने उन्हें एक निजी कमरे में ले जाया। शर्लक, माइक्रॉफ्ट ने कहा, तुम्हारी जांच ने कुछ बहुत ही चिंताजनक जानकारी उजागर की है। माइक्रॉफ्ट, होम्स ने कहा, मुझे ऑपरेशन नाइटफॉल के बारे में जानना है। माइक्रॉफ्ट का चेहरा गंभीर हो गया। यह एक बहुत ही गुप्त जानकारी है, शर्लक। ऑपरेशन नाइटफॉल एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की नींद हिलाना है। इसमें सरकारी अधिकारियों की हत्या, महत्वपूर्ण इमारतों पर हमले और देश में अराजकता फैलाना शामिल है। और मोरियार्टी इसके पीछे है? होम्स ने पूछा। हाँ, माइक्रॉफ्ट ने कहा, हमारी खुफिया एजेंसी को पता चला है कि मोरियार्टी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। लेडी एनेलिस की हत्या इस योजना का पहला कदम था। लेकिन क्यों लेडी एनेलिस? वॉटसन ने पूछा। क्योंकि वह सर रिचर्ड के करीब थी, माइक्रॉफ्ट ने कहा, और सर रिचर्ड के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो मोरियार्टी के लिए खतरनाक हो सकती है। होम्स ने माइक्रॉफ्ट से पूछा कि क्या सरकार के पास मोरियार्टी को पकड़ने की कोई योजना है। माइक्रॉफ्ट ने बताया कि वे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मोरियार्टी बहुत चालाक है और वह हमेशा एक कदम आगे रहता है। शर्लक, माइक्रॉफ्ट ने कहा, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। मोरियार्टी जानता है कि तुम उसके पीछे हो और वह तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा। होम्स ने माइक्रॉफ्ट को आश्वासन दिया कि वह सावधान रहेंगे। उन्होंने उनसे कहा कि वह जल्द ही मोरियार्टी को पकड़ लेंगे। जब होम्स और वॉटसन डायोजेनिस क्लब से निकले तो होम्स ने कहा, वॉटसन, अब हमें पता है कि हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं है, यह देश की सुरक्षा का मामला है। तो अब हम क्या करेंगे? वॉटसन ने पूछा। अब हमें मोरियार्टी के अगले कदम का अनुमान लगाना होगा, होम्स ने कहा, और उसे रोकना होगा। होम्स ने तय किया कि वह एक बार फिर से लेडी एनेलिस के मामले की जांच करेंगे। उन्हें लगता था कि अभी भी कुछ सुराग छूट गए हैं। वे वापस रॉयल ओपेरा हाउस गए। इस बार होम्स ने लेडी एनेलिस के ड्रेसिंग रूम की और भी बारीकी से जांच की। उन्होंने कमरे की दीवारों, फर्श और छत की जांच की। अचानक होम्स की नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां फर्श पर एक छोटा सा निशान था जो पहले उनकी नजर से बच गया था। यह निशान किसी भारी वस्तु के रखे जाने से बना था। वॉटसन, होम्स ने कहा, यहां कुछ रखा गया था, कुछ ऐसा जो भारी था। होम्स ने कमरे के उस हिस्से की और भी बारीकी से जांच की। उन्हें फर्श पर कुछ छोटे से धातु के कण मिले। उन्होंने उन कणों को इकट्ठा किया। यह धातु के कण, वॉटसन, किसी मशीन से आए हैं, होम्स ने कहा। शायद किसी ऐसी मशीन से जो नाइटशेड ब्लूम की गैस को कमरे में फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। होम्स ने लेडी एनेलिस के सहायक मिस जेनकिंस से फिर से बात की। उन्होंने उससे पूछा कि क्या उसने कभी कमरे में कोई अजीब आवाज सुनी थी। मिस जेनकिंस ने सोचा, हाँ सर, पिछली रात जब मैं लेडी एनेलिस को गुड नाइट कहने गई थी तो मुझे कमरे से एक हल्की सी गुनगुनाहट की आवाज आई थी। मैंने सोचा कि शायद यह हीटिंग सिस्टम की आवाज है। गुनगुनाहट? होम्स ने पूछा। यह कैसी आवाज थी? बहुत हल्की, सर, जैसे कोई छोटी मशीन चल रही हो। होम्स को अब यकीन हो गया कि मोरियार्टी ने एक विशेष प्रकार की मशीन का इस्तेमाल किया था जो नाइटशेड ब्लूम की गैस को कमरे में फैलाती थी। यह मशीन इतनी छोटी और चुपचाप काम करने वाली थी कि किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन यह मशीन कमरे में कैसे आई? वॉटसन ने पूछा। वॉटसन, यही तो असली रहस्य है, होम्स ने कहा। कमरा अंदर से बंद था और कोई गुप्त मार्ग भी नहीं था। तो फिर यह मशीन कैसे अंदर आई और कैसे बाहर गई? होम्स ने कमरे की छत की जांच की। उन्होंने देखा कि छत में एक छोटा सा वेंटिलेशन ग्रिल था। उन्होंने ग्रिल को खोला और अंदर देखा। वॉटसन, होम्स ने कहा, यहां देखिए, इस वेंटिलेशन शाफ्ट में कुछ निशान हैं। होम्स ने वेंटिलेशन शाफ्ट के अंदर कुछ तार और छोटे से धातु के टुकड़े पाए। यह एक रिमोट कंट्रोल्ड डिवाइस था, वॉटसन। कोई व्यक्ति इसे वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए कमरे में उतारा और फिर अपने काम के बाद वापस ऊपर खींच लिया। लेकिन इसे कौन कर सकता था? वॉटसन ने पूछा।
कोई ऐसा व्यक्ति जो इस इमारत को अच्छी तरह जानता हो, होम्स ने कहा, और जिसके पास इस तरह की तकनीक हो। होम्स ने रॉयल ओपेरा हाउस के सभी कर्मचारियों की सूची मांगी। उन्होंने हर व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उनमें से एक व्यक्ति का नाम था जेम्स मैकेंजी, जो इमारत का मेंटेनेंस इंजीनियर था। होम्स ने जेम्स मैकेंजी से मुलाकात की। मैकेंजी एक मध्यम आयु का व्यक्ति था जो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। मिस्टर मैकेंजी, होम्स ने कहा, आप इस इमारत के वेंटिलेशन सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं। हाँ सर, मैकेंजी ने कहा, मैं यहां पिछले 10 साल से काम कर रहा हूं। क्या आपने पिछली रात कुछ असामान्य देखा था? होम्स ने पूछा। मैकेंजी ने झिझकते हुए कहा, नहीं सर, सब कुछ सामान्य था। लेकिन होम्स ने देखा कि मैकेंजी झूठ बोल रहा था। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ दिख रही थी। मिस्टर मैकेंजी, होम्स ने कड़ी आवाज में कहा, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो आप पर हत्या में सहायता का आरोप लगाया जा सकता है। मैकेंजी टूट गया। ठीक है सर, मैं सब कुछ बताता हूं। कुछ लोगों ने मुझे धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो वे मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। किसने आपको धमकी दी? होम्स ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वे कौन थे, मैकेंजी ने कहा, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बहुत खतरनाक लग रहा था। उसने मुझसे कहा था कि मैं लेडी एनेलिस के ड्रेसिंग रूम के वेंटिलेशन शाफ्ट में एक छोटी सी मशीन उतारूं। और आपने ऐसा किया? वॉटसन ने पूछा। हाँ, मैकेंजी ने शर्म से सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि यह किसी की जान लेने के लिए है। मुझे लगा कि यह कोई जासूसी का उपकरण है। होम्स ने मैकेंजी से उस व्यक्ति का वर्णन करने को कहा जिसने उसे धमकी दी थी। मैकेंजी ने बताया कि वह व्यक्ति लंबा, पतला था और उसकी आंखें बहुत तेज थीं। यह कर्नल मोरन का वर्णन लगता है, होम्स ने वॉटसन से कहा। होम्स ने मैकेंजी को सलाह दी कि वह पुलिस के साथ सहयोग करे और सच बताए। उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि उसके परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। अब होम्स के पास लेडी एनेलिस की हत्या का पूरा तरीका स्पष्ट था। मोरियार्टी के आदमियों ने मैकेंजी को धमकी देकर उससे एक विशेष मशीन को लेडी एनेलिस के कमरे में उतरवाया था। यह मशीन नाइटशेड ब्लूम की गैस छोड़ती थी, जिससे लेडी एनेलिस की मृत्यु हो गई। फिर मशीन को रिमोट कंट्रोल से वापस ऊपर खींच लिया गया। लेकिन होम्स, वॉटसन ने कहा, अभी भी एक सवाल है। एलिजा का क्या रोल था? एलिजा को भी धोखे में रखा गया था, वॉटसन, होम्स ने कहा। उसे लगता था कि वह सिर्फ एक गुलदस्ता दे रही है, लेकिन वास्तव में वह गुलदस्ता एक डिस्ट्रैक्शन था। असली हत्या वेंटिलेशन शाफ्ट के जरिए की गई। अब होम्स को पता था कि मोरियार्टी कहां छुपा हुआ है। उन्होंने लेस्ट्रेड को बुलाया और उन्हें सारी जानकारी दी। लेस्ट्रेड, होम्स ने कहा, हमें तुरंत उस गोदाम पर छापा मारना होगा जहां मोरियार्टी के आदमी छुपे हुए हैं। लेस्ट्रेड ने अपने आदमियों को तैयार किया। होम्स, वॉटसन और लेस्ट्रेड के साथ एक पूरी पुलिस टीम उस गोदाम की ओर रवाना हुई। जब वे गोदाम पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई नहीं था। गोदाम खाली था, लेकिन वहां कुछ कागजात और उपकरण बिखरे हुए थे। होम्स ने कागजातों की जांच की। उनमें ऑपरेशन नाइटफॉल की योजना के कुछ हिस्से थे। होम्स ने देखा कि यह योजना बहुत ही विस्तृत थी और इसमें लंदन के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर हमले शामिल थे। वे यहां से भाग गए हैं, लेस्ट्रेड ने कहा। हाँ, होम्स ने कहा, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मोरियार्टी अभी भी लंदन में है। होम्स ने कागजातों में एक पता देखा। यह एक पुराने चर्च का पता था जो लंदन के बाहरी इलाके में था। वॉटसन, होम्स ने कहा, मुझे लगता है कि मोरियार्टी इस चर्च में छुपा हुआ है। वे सभी उस चर्च की ओर रवाना हुए। चर्च पुराना और सुनसान था। यह एक पहाड़ी पर स्थित था और चारों ओर घने पेड़ थे। जब वे चर्च के पास पहुंचे तो होम्स ने देखा कि चर्च के अंदर रोशनी थी। वे यहां हैं, होम्स ने फुसफुसाया। लेस्ट्रेड ने अपने आदमियों को चर्च को घेरने का आदेश दिया। होम्स और वॉटसन सावधानी से चर्च के मुख्य दरवाजे की ओर बढ़े। चर्च के अंदर उन्होंने देखा कि मोरियार्टी अपने कुछ आदमियों के साथ बैठा हुआ था। वे किसी योजना पर चर्चा कर रहे थे। मोरियार्टी ने होम्स को देखा और मुस्कुराया। आह, मिस्टर होम्स, मैं आपका इंतजार कर रहा था। मोरियार्टी, होम्स ने कहा, आपका खेल खत्म हो गया है। खेल? मोरियार्टी ने हंसते हुए कहा। यह कोई खेल नहीं है, होम्स।
यह एक युद्ध है। अचानक मोरियार्टी के आदमियों ने अपनी बंदूकें निकाली, लेकिन उसी समय लेस्ट्रेड के आदमी भी चर्च में घुस आए। एक भयानक गोलीबारी शुरू हुई। होम्स और वॉटसन ने एक स्तंभ के पीछे शरण ली। मोरियार्टी अपने आदमियों के साथ चर्च के पिछले हिस्से की ओर भागा। होम्स ने मोरियार्टी का पीछा किया। वे चर्च के पिछले दरवाजे से बाहर निकले और पहाड़ी की ओर भागे। मोरियार्टी, होम्स ने चिल्लाया। रुकिए! मोरियार्टी ने पीछे मुड़कर देखा। होम्स, आप मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। वे दोनों पहाड़ी के किनारे पहुंचे। नीचे एक गहरी खाई थी। मोरियार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। अब आप कहां जाएंगे? होम्स ने पूछा। मोरियार्टी ने मुस्कुराते हुए कहा, होम्स, अगर मैं नहीं रह सकता तो आप भी नहीं रह सकते। अचानक मोरियार्टी ने होम्स पर हमला किया। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हुई। वे पहाड़ी के किनारे लड़ते रहे। तभी वॉटसन वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि होम्स और मोरियार्टी खाई के बिल्कुल किनारे लड़ रहे हैं। होम्स, वॉटसन ने चिल्लाया। अचानक मोरियार्टी का पैर फिसला और वह खाई में गिरने लगा। उसने होम्स का हाथ पकड़ लिया और होम्स भी उसके साथ गिरने लगे। वॉटसन ने तुरंत होम्स का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचने की कोशिश की, लेकिन मोरियार्टी का वजन बहुत ज्यादा था। होम्स, मोरियार्टी ने कहा, अगर मैं मरूंगा तो आप भी मेरे साथ मरेंगे। होम्स ने मोरियार्टी की ओर देखा। नहीं मोरियार्टी, मैं आपको इस दुनिया को और नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। होम्स ने अपना हाथ मोरियार्टी के हाथ से छुड़ाया। मोरियार्टी चिल्लाता हुआ खाई में गिर गया। वॉटसन ने होम्स को सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया। दोनों सांस फूलते हुए जमीन पर गिर गए। होम्स, वॉटसन ने कहा, क्या मोरियार्टी मर गया? होम्स ने खाई में नीचे देखा। हाँ वॉटसन, मोरियार्टी का अंत हो गया है। लेस्ट्रेड और उनके आदमी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मोरियार्टी के बाकी आदमियों को गिरफ्तार कर लिया था। होम्स, लेस्ट्रेड ने कहा, आपने फिर से लंदन को बचाया है। होम्स ने गहरी सांस ली। हाँ लेस्ट्रेड, लेकिन यह सिर्फ एक लड़ाई थी। अपराध के खिलाफ युद्ध अभी भी जारी है। कुछ दिनों बाद होम्स और वॉटसन बेकर स्ट्रीट पर वापस आ गए। लंदन की सड़कें फिर से शांत थीं और लोग अपने सामान्य जीवन में लौट गए थे। वॉटसन ने अपनी नोटबुक खोली और द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला लिखना शुरू किया। वॉटसन, होम्स ने कहा, अपनी पाइप जलाते हुए, यह एक दिलचस्प मामला था। एक साधारण हत्या से शुरू होकर यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन गया। हाँ होम्स, वॉटसन ने कहा, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि हत्यारे ने एक फूल का इस्तेमाल किया। कौन सोच सकता था कि एक सुंदर फूल इतना खतरनाक हो सकता है? यही तो मोरियार्टी की चालाकी थी, वॉटसन, होम्स ने कहा। वह हमेशा ऐसे तरीके इस्तेमाल करता था जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता था। होम्स ने खिड़की से बाहर देखा। लंदन की धुंध फिर से गलियों में फैल रही थी। वॉटसन, मुझे लगता है कि हमारे पास जल्द ही एक और मामला आएगा। वॉटसन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तैयार हूं होम्स। जहां भी रहस्य हो वहां शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन होंगे। और इस तरह द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला का अंत हुआ। लेकिन यह सिर्फ एक अंत था, एक नई शुरुआत का। क्योंकि जब तक दुनिया में रहस्य हैं, तब तक शर्लक होम्स की जरूरत रहेगी। लेडी एनिलिस को न्याय मिल गया था, मोरियार्टी का अंत हो गया था और लंदन फिर से सुरक्षित था। लेकिन होम्स जानते थे कि यह शांति अस्थायी है। कहीं न कहीं कोई और अपराधी अपनी योजना बना रहा होगा और तब फिर से शर्लक होम्स की जरूरत होगी। इस कहानी में हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली हत्या के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र छुपा हुआ था। कैसे एक फूल जो प्रेम और सुंदरता का प्रतीक है, मौत का कारण बन गया। और कैसे शर्लक होम्स ने अपनी असाधारण बुद्धि और अवलोकन शक्ति से इस रहस्य को सुलझाया। द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि सच्चाई हमेशा जटिल होती है और न्याय पाने के लिए कभी-कभी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अंत में सच्चाई की जीत होती है और न्याय मिलता है। यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन शर्लक होम्स और डॉक्टर वॉटसन के रोमांच कभी समाप्त नहीं होते। वे हमेशा तैयार रहते हैं अगले रहस्य को सुलझाने के लिए, अगले अपराधी को पकड़ने के लिए और न्याय दिलाने के लिए। और इसी के साथ द साइलेंट सॉन्गबर्ड का मामला की कहानी यहां समाप्त होती है। एक ऐसी कहानी जो रहस्य, रोमांच और न्याय से भरपूर है।
एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि बुराई कितनी भी चालाक हो, अच्छाई हमेशा जीतती है।